देखिए अभी थोड़े से हिंदी के नोट्स हैं, देन आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हमें यहाँ से कवर करना है, अदरवाइज आपके लिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं जो शेयर कर। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, उस टाइम पर अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद हो तो हमने पढ़ा था लीग ऑफ नेशन के बारे में, है ना। और लीग ऑफ नेशन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पूरे वर्ल्ड में जिस तरह की सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करने के लिए इस चीज की जरूरत थी कि कोई ऐसी वर्ल्ड लेवल की संस्था हो, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो जिस तरह के युद्ध हो रहे हैं और जो कॉलोनियल सिस्टम, इंपीरियलिज्म जो था और जो कॉलोनियल सिस्टम था उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर कोई कंट्री पावरफुल है, देखिए अगर हम उस कंसेप्ट को इस तरह से सोचे तो बहुत इजीली समझ पाएंगे कि अगर कोई पावरफुल है और अगर कोई छोटा देश है, आप उस पर पोजीशन लेते हैं, मतलब हम लोग उस वाइल्ड लाइफ वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा पॉलिटिकल साइंस का कि जो पावरफुल है वो जो कमजोर है उस पर अटैक करे और उससे अपने पोजीशन में ले ले, तो फिर यहाँ पर हमारे राइट्स की कोई वैल्यू रह जाती है। जब एज ए इंडिविजुअल ये कॉन्सेप्ट हम पर एप्लीकेबल होता है तो एज ए स्टेट भी सेम एप्लीकेबल होना चाहिए कि अगर कोई कंट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर कोई कंट्री ऐसा है जिस पर कि इजीली अटैक किया जा सकता है, उसका मिलिट्री पावर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या इस तरह की चीजें होती रहें? और अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो धीरे धीरे तो किसी भी कंट्री को हम ये नहीं बोल सकते कि वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हर कोई कंट्री उपनिवेशवाद का हिस्सा होती रहती, हर देश जो साम्राज्यवाद जिसका बढ़ा था वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहता, तो ये चीजों का तो कभी स्टॉप लगना ही नहीं था। इसीलिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए जो जिस तरह का माहौल था उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो तो विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करे। देखिए शांति और सुरक्षा सुनने में बहुत छोटा सा वर्ड लगता है, पर अगर हमने ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद कोल्ड वॉर, उसके बाद नागासाकी वाला जो पूरा सिनेरियो था, इन सब को देखने से पता चलता है कि कितने बड़े लेवल पर काम किए जाने की जरूरत है सिर्फ शांति के लिए, कितने बड़े लेवल पर काम किए जाने की जरूरत है छोटे छोटे देशों का जो आइडेंटिफिकेशन है कि वो अपनी सोवेरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर किसी का माइक खुला है प्लीज बंद कर लीजिए। प्रफुल्ल आपका माइक खुला है बेटा, प्रफुल्ल आवाज आ रही है? यस मैम। बंद कर लो बेटा, है ना? सॉरी मैम। इट्स ओके। तो ऐसा लगता है कि सिंपल सी चीजें हैं, छोटी सी चीजें हैं, नहीं, शांति और सुरक्षा, वर्ल्ड पीस और प्रोटेक्शन ऑफ सोवेरेनिटी। एक कंट्री जब इंडिपेंडेंट होता है मींस उसका इंडिपेंडेंसी उसकी फॉरेन पॉलिसी से लेके उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल पीस पर भी वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए जरूरी है कि हर एक देश अपनी सोवेरेनिटी के साथ सरवाइव करे। अब अगर उस टाइम का जो सिनेरियो था उसे कंट्रोल किया जाना, क्योंकि 1900 से लेके 1945 तक, मतलब ये 45 इयर्स पूरे वर्ल्ड के लिए वर्स्ट पार्ट है। पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये वर्स्ट पार्ट है, इंडिया के लिए हो चाहे अदर कंट्रीज के लिए हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर दूसरे जो अदर कंट्रीज हैं जो छोटे छोटे जिन्होंने अपनी सोवेरेनिटी खो दी और किसी न किसी बड़े देश में उन्हें मर्ज होना पड़ा, तो ये जो पूरा सिनेरियो 45 इयर्स का था, ऑलमोस्ट 50 ईयर का हम बोल सकते हैं, ये जरूरी हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी संस्था हो, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। क्योंकि अगर हम सुनने समझने में कैसा लगता है कि सिंपल सा वर्ल्ड पीस, बहुत सिंपल सा वर्ड है, नहीं, इसे कंट्रोल करना, इसे मेंटेन करना, इसे पूरी तरह से हर एक कंट्री को इसके अंदर बैठाना कि हाँ आपको वर्ल्ड पीस के अकॉर्डिंग काम करना है, आपको ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना है जो किसी भी तरह से शांति के खिलाफ हो, शांति के विरुद्ध हो। तो ये जो चीजें हैं, अब अगर हम इन चीजों को इंडिविजुअल देखें कि जिस तरह से हम एक व्यक्ति के लिए जिस अधिकारों को सोचते हैं, अगर उसी तरह से हम किसी देश के लिए इन चीजों को सोचेंगे समझेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ में आएगा।
कि हर एक व्यक्ति, हम क्या चाहते हैं, अधिकार, अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर ये अधिकार एक व्यक्ति को चाहिए तो डेफिनेटली ये सारे अधिकार एक देश को भी चाहिए। और इस देश को, अगर किसी देश को इस तरह के अधिकार चाहिए, पर जो सिनेरियो लास्ट जो 50 इयर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें था, उस टाइम पर इस तरह की स्थितियां बहुत मुश्किल थी बनना। और ये बहुत बड़ा रीजन था कि हर एक, कुछ कंट्रीज तो डेफिनेटली ये चाहते थे कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो इसके लिए काम करे, पर कुछ कंट्रीज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जैसे कि आप लोगों को अगर थोड़ा भी याद हो तो कौन कंट्री हो सकता है, कोई नाम बता सकता है मुझे, जो कि इंपेरियलिज्म पर जिसका बहुत ज्यादा फोकस था, इतना पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत भी अगर किसी को याद हो? एनीवन? मैम ब्रिटेन और यूएसएसआर। यस, एंड जर्मनी, है ना, क्योंकि पोलैंड पे जो अटैक हुआ था, और इसके अलावा उसमें भी उनका जो ये दोनों कंट्रीज, क्योंकि इंपेरियलिज्म पर पूरा फोकस था। पर जब हिटलर आए और हिटलर का भी, हिटलर का जो नाजिज्म और फासिज्म जो चला रहा, जिस टाइम पर ये दोनों, इटली में और जर्मनी में जो ये चीजें चली थी, इसके पीछे भी जो मेन रीजन था वो यही था कि हम अपने देश को स्ट्रॉन्ग करें और हम उसमें छोटे छोटे देशों को और शामिल करें। अब और शामिल करने से मतलब क्या है, डेफिनेटली आपका जो थॉट है। यस मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? मैं पूरे नेटवर्क में हूँ बेटा, किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस का? दीक्षा थोड़ा बाहर आकर आप बैठो, क्योंकि मैं वाईफाई में हूँ, प्रॉपर वॉइस आता है। आई थिंक किसी और को आ रहा है प्रॉब्लम? तो इन चीजों को इस तरह से समझेंगे तो हमें दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा, मतलब एक सिलेबस की तरह नहीं समझकर इसे इस तरह से जब हम समझेंगे ना, तो बहुत अच्छे से हमेशा आपके दिमाग में ये चीजें रहेंगी कि 90 से लेकर 1950 तक का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, और उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और कौन से ऐसे कंट्रीज थे जो सिर्फ पावरफुल बनने के लिए, पावरफुल बनने की होड़ में उन्होंने विश्व को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंका था। तो ये चीजें, जैसे बहुत सारे अलग अलग महाशक्तियां तो हैं ही हैं, पर उसके साथ जो छोटे छोटे दूसरे देश भी थे, जो छोटे से थोड़े बड़े हम मान सकते हैं, उन्होंने छोटे छोटे सोवरेनिटी को खत्म करके अपने इसमें जो शामिल करने की कोशिश की। अगर, क्योंकि देखिए इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद ब्रिटेन का ने पूरी तरह कवर किया। इतने बड़े लेवल पर इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग लड़े हैं, इतने सालों तक लड़ाइयां हुई हैं, तब जाकर हम स्वतंत्र हो पाए। मतलब आज अगर हम ये माने कि इतने बड़े कंट्री पे अगर आज भी ब्रिटिशर्स होते तो क्या होता, मींस यहाँ पर हमारी जो इंडिविजुअल्स की जो आइडेंटिटी है वो कहाँ रहती। तो यहाँ पर ये चीजें अगर हम हमारे लिए एप्लीकेबल करते हैं तो ये हमें अलग अलग कंट्रीज के लिए भी होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि विश्व शांति और सुरक्षा एक बहुत छोटा सा शब्द लगता है, पर आज के डेट में आप देखिए कि अगर किसी भी जगह युद्ध चलता है, देन हम लोग का पूरा इंटरनेशनल लेवल पर सभी का फोकस उस जगह हो जाता है कि नहीं, यहाँ पर ये गलत हो रहा है। क्योंकि आज इस समय में आकर मानव अधिकार को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, अपने अधिकारों को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। समानता हुआ, स्वतंत्रता हुआ, यह व्यक्तियों के लिए ही जरूरी नहीं है, ये देश के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर देश सोवरेन नहीं है, उसकी खुद की संप्रभुता नहीं है, देन डेफिनेटली वहां के लोग उस तरह से सरवाइव नहीं कर पाते जिस तरह से एक सोवरेन कंट्री के लोग कर पाते हैं। आज हम हर एक चीज के लिए, हमारे पास कितने राइट हैं, आरटीआई से लेके इतनी चीजें हैं कि हम हर एक चीज के लिए क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी है, मींस पॉलिटिकल सिनेरियो भी अगर हम देखें तो पॉलिटिकल लेवल पर भी चीजें इतनी डेवलप हुई हैं कि आज की डेट में शायद हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का युद्ध हो, हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट भी हमारे अगेंस्ट जाए। मतलब यहाँ पर पीपल पावर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। तो ये वर्ल्ड लेवल पर भी ये चीजें एप्लीकेबल होती है कि विश्व के लोग क्या चाहते हैं, ये मैटर करता है। हर सरकार अपने हिसाब से देश को चलाए नहीं, इवन कोई और उस पर अटैक करे नहीं, इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पर जो काम करती है, जिसके इस चैप्टर में आपको इतना सारा नॉलेज मिलेगा। मींस इसके जो नोट्स भी हैं, अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे इस चीज को, देखिए कई सारी जगह से अलग अलग आपके लिए नोट्स मैंने बनाए हैं,
और उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स पैटर्न आपका जो एग्जाम होगा उसमें यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इवन आपका जो जनरल नॉलेज है यहाँ से, मतलब लिटरली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह का आपका ये जो सिलेबस था जिसमें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला पार्ट पूरा कवर हुआ है। और आई कैन से कि यहाँ लास्ट 100 इयर्स का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आई थिंक आप लोगों को भी अब बहुत अच्छे से आता होगा कि हाँ इस तरह के सिनेरियो में इस तरह से इंटरनेशनल लेवल का जो रिलेशन एंड पॉलिटिक्स था वो किस तरह से चला है। तो यहाँ पर यूएनए, यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशन जब फेल्योर हुआ तब जाकर यूनाइटेड नेशन प्रॉपर फॉर्म में आया। देखिए, the UNA was formed following the devastating World War First within the aim of preventing future global scale conflicts। जितने भी संघर्ष इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा संगठन हो जो ये जो संघर्ष हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन्हें कंट्रोल करे। और यही रीजन रहा है कि the representative of 50 governments met in San Francisco on 25th April 1945। क्योंकि एक बार जब देखिए, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का जो सिनेरियो था उस टाइम पर लीग ऑफ नेशन बनाया गया और उसने जिस तरह से काम किया, कुछ कंट्रीज थी जिसने उसे डिसोबे किया, पर कुछ कंट्रीज थी कि उस चीज को उन्होंने नहीं माना, कुछ ने माना और कुछ ने नहीं माना। यही रीजन रहा कि हमने मान लिया कि वो इनफेक्टिव है। अब अगर वो इनफेक्टिव है देन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि इस तरह का जो संघर्ष चल रहा है, जो उस समय का जो दौर था उसे कंट्रोल कर सके और इसके अलावा इन फ्यूचर में भी इन चीजों को कंट्रोल कर सके। इसीलिए ये मान सकते हैं हम कि भाई लीग ऑफ नेशन ने जो ऑब्जेक्ट के साथ उसे बनाया गया था उस ऑब्जेक्ट पे वो फुलफिल नहीं हो पाई। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ लीग ऑफ नेशन के जो मेंबर्स थे वो बहुत इफेंशियली काम नहीं कर पाए, उसके पीछे रीजन ये भी है कि उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में देखिए 1945 मतलब 1939 के पहले, 39 से वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था, उसके पहले वाला जो 20 इयर्स का सिनेरियो था उसमें भी यही था कि कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म का जो एक हावी था और डिक्टेटरशिप, ये तीन तरह के आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड पर हावी थे। अब अगर इन तरह की चीजों से कंट्रोल करना है देन आपको इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। इसीलिए 25 अप्रैल 1945 को एक ड्राफ्टिंग हुआ जिसे यूएन चार्टर के लिए बनाया गया। देन द चार्टर वाज अडॉप्टेड on 25th June 1945 and came into effect on 24 October 1945। इसको नोट डाउन कर लेना सभी लोग और छोटे छोटे पॉइंट्स उसी टाइम नोट कर लिया करिए। नोट्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली, बट छोटी छोटी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी टाइम नोट कर लिया करिए प्लीज, है ना। तो यहाँ पर कब 24 अक्टूबर 1945 से यूनाइटेड नेशंस प्रॉपर इन्फोर्स हुआ है। देखिए बैकग्राउंड, यूनाइटेड नेशंस का जो बैकग्राउंड है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर an intergovernment organization known as the League of Nations was created with the aim of maintaining peace and harmony among countries। अब पीस और हार्मनी मेंटेन करने के लिए क्या होगा, डेफिनेटली आप यहाँ पर कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे, कुछ ट्रीटीज बनाएंगे, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे जिसको कि कंट्रीज माने, और कौन, डेफिनेटली जो मेंबर है वही मानेंगे, है ना। अब अगर कोई ने उसकी मेंबरशिप ली है, उसे साइन किया है, उसके बावजूद अगर उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया तो आप पनिश कर सकते हैं, दैट्स इट। पर उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन को मेंटेन करने के लिए उस समय, वो जो समय था वह प्रतिकूल था। पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते कि वह जो समय था वो पूरी तरह से पॉजिटिव था, और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि जो माहौल था, जो सिनेरियो था वो टफ था। इसीलिए it ceased to exist after the breakout of the Second World War, or the leaders of many countries felt the need for an international organization that would prevent another such catastrophic war। और ये इसी कारण से the earliest plan for a new world organization came into in 1945
डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड स्टेट, मतलब 1941 में इसके लिए डिक्लेरेशन किया गया था ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये इन्फोर्स हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। किसके द्वारा? ड्राफ्टेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। द 4 allied countries of USA, UK, Soviet Union and China were referred to as the 4 policemen. अगेन रिपीट, यहाँ पर इन कंट्रीज के नाम आप याद रखेंगे। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, कई सारी इसी के जो ऑर्गन्स हैं, मतलब इसी के कई सारे और ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूएन से जुड़ी हुई हैं और जिनका वर्किंग इवन अभी आगे आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ से आपको जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मेजर ऑर्गेनाइजेशन वो यहीं इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, यूनाइटेड नेशन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर इवन उनका भी जो बैकग्राउंड है वो इसी से कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको प्रॉपर आप लोग याद रखेंगे। और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं, ठीक है। On 1st January 1942, leaders of the USA, UK, Soviet Union and China signed a document that was later called the United Nations Declaration. The next day, the document received signature of 22 other countries. Later, when the number of countries fell to 26, the term United Nations was officially used. By March 1945, another 21 nations gave their signature. Means धीरे धीरे जब ये मेजर 4 कंट्रीज जब इसमें इन्वॉल्व हुई, उसके बाद दूसरी अदर कंट्रीज ने उस चीज को सीरियसली लिया एंड उस पर सिग्नेचर होते गए, और इस तरह धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन प्रॉपर 4 से 5 साल की मेहनत में पूरा प्रॉपर फॉर्म में आया और इन्फोर्स हुआ। The chief aim of the proposed international organization were to, इस चीज को सभी लोग अच्छे से याद रखना, maintain peace and security, to remove threats and suppress act of aggression, to develop friendly relation among the nations, to have international cooperation for solving economic, social and humanitarian problems, and to have a common center for harmonizing the action of countries to achieve these objectives. देखिए, वर्ल्ड वॉर, शांति, सुरक्षा, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि हमारा जब युद्ध की बात होती है तो हम सिर्फ इस चीज पर ध्यान होता है कि हो सकता है कि कोई कंट्री अगर किसी पे अटैक करता है तो इसलिए कि वो उसे अपने पोजीशन में ले ले, ठीक है। पर जब युद्ध के दौरान होने वाले अदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और एक तरह का जो अमानवीय चीजें हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो भी ह्यूमन, जो हम मानव जाति है, उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब अगर युद्ध की स्थितियां हैं और इस तरह की सिचुएशन है तो डेफिनेटली जो कंट्री है उसका जो इंटरनल जितना भी सिस्टम है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है, पूरी तरह से वीक हो जाता है। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि युद्ध से सिर्फ ऐसा नहीं है कि अटैक हुए हैं, मिलिट्री ही इन्वॉल्व है, यहाँ पर जो आम आदमी है, जो आम पब्लिक है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इकोनॉमिकल और सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं और ये भी एक मेजर पार्ट था। इसीलिए यहाँ पर ये चीजों को, इसके लिए इवन एक संस्था भी है, अभी आप आगे देख पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ युद्ध को कंट्रोल ही नहीं करना है, उसके साथ हमारी जो उससे जुड़ी जितनी भी इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना, और हर एक कंट्री के बीच पीस मेंटेन रहे, ये मेजर ऑब्जेक्ट के साथ यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। In 1945, the United Nations Conference of International Organization was held in with 50 countries met in San Francisco to draw up the United Nation Charter. United Nation में जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें हैं प्रोविजन से उन्हें अनुच्छेद कहा जाता है,
इसी तरह से यूनाइटेड नेशन के लिए एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसे चार्टर कहा जाता है. द चार्टर वाज साइंड बाय 50 कंट्री ऑफ ऑन 26 जून 1945. द यूएनए केम इनटू existence when the charter entered into force on 24 अक्टूबर 1945. तो यहाँ पर चार्टर शब्द आपके लिए नया नहीं हो. जो जितनी उसमें यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें वो सारी चीजें शामिल हैं जो उसके ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने में मदद करें. जितने भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर देखे हैं, जो मेन एम हमने देखे हैं, वो मेन एम को पूरा करने के लिए यहाँ पर चार्टर में वो सारी चीजें मेंटेन की गई हैं. और यहाँ पर उसे साइन करने का मतलब है कि उसमें जितनी भी चीजें शामिल हैं हम यहाँ उन चीजों को अग्री करते हैं. जिस भी कंट्री ने उसे साइन किया है उसके द्वारा यह अग्री किया जाता है कि वह उस जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसे वह फॉलो करेगा. देयर आर सम फंक्शंस यूनाइटेड नेशंस फंक्शंस. देखिए, द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, स्पेशली हाईलाइटेड delivering humanitarian aid. मानव जाति के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं उनके लिए सहायता देना, उनके लिए सहायता जो भी चीजें फैसिलिटीज दी जा सकती हैं उन्हें हेल्प करना. प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ. दिस इज द मेन पॉइंट ऑल्सो. बाकी चीजों पर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, जैसे मैंने अभी कहा था, लीग ऑफ नेशन जब बनाया गया देन डेफिनेटली उसके भी कुछ रूल्स थे, प्रोटोकॉल्स थे जिसे नहीं माना गया. अब अगर आप रूल्स रेगुलेशन ही नहीं मानते हैं देन डेफिनेटली क्या है कि उस चीज का उतना वैल्यू नहीं है. आप उस चीज को इग्नोर करते हैं, आप डिसओबे करते हैं. मींस यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ ये जरूरी है कि जिसने भी इस पर साइन किया है डेफिनेटली वो उस चीज को माने. अगर नहीं मानता है, सिंपली हमारे लिए क्या रूल है, जैसे कि एक सामान्य तौर पर अगर हम देखें, हम क्या मानते हैं, व्हाट इज क्राइम. अगर कोई पर्सन आपके यहाँ के रूल को जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय है उन्हें अगर ब्रेक करता है देन जो भी एक्ट किया गया है इट विल बी ऑफेंस, इट विल बी एन ऑफेंस, है ना. अब यहाँ पर अगर हम सामान्य तौर पर इस तरह का बिहेवियर मानकर चलते हैं देन इंटरनेशनल लेवल पर अगर इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच किया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर सम पनिशमेंट्स विल बी देयर. और ये चीजें जरूरी इसलिए हैं कि यहाँ पर हम ये बोलते हैं ना कि लॉ को के पीछे पनिशमेंट क्यों होना चाहिए. तो इसलिए होना चाहिए ताकि अगर कोई नियम को तोड़ता है देन उसे जब पनिश किया जाता है तो उन नियमों की वैल्यू होती है. और इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो चार्टर बनाया गया था उसमें कुछ चीजों को इतना स्ट्रांगली मेंशन किया गया था जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉ बनाए जाएं उनका लोग डिसओबे ना करें, जो कंट्रीज हैं वो उसे फॉलो करें, उन्हें माने. At its founding, the UN had 51 members. This number grew to 193 in 2011, representing the vast majority of world's sovereign states. 193 2011 तक जो मेंबर हैं, 2011 तक 193 मेंबर्स हैं और वो सारे सोवेरन स्टेट्स हैं, मतलब खुद संप्रभु राज्य जैसे हम कह सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लॉ का स्टेबिलिटी, इन चीजों को फोकस किया गया है. इसके साथ इतने कंट्रीज ऐड हुए. फिर यूनाइटेड नेशंस स्ट्रक्चर. द यूएन स्ट्रक्चर अराउंड 5 प्रिंसिपल्स ऑर्गन. यहाँ पर ये याद रखिएगा और इसको अच्छे से मीन्स दिमाग में बिठा लीजिएगा. जनरल असेंबली जिसे महासभा भी कहा जाता है, प्रफुल्ल लिख लेना इसके सामने. इवन मैंने हिंदी के नोट्स भी साथ ही में अटैच किए हैं. दीक्षा आवाज आ रही है ना आप ठीक से? यूनाइटेड नेशंस स्ट्रक्चर, जनरल असेंबली,
जिसे महासभा भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एलएलएम में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है इसको लेकर। ये जो लास्ट वाली संस्था है इसे बाद में खत्म कर दिया गया था। देखिए द ब्रीफ टेबल है यहाँ पर, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेम ऑफ ऑर्गन, यूएन जनरल असेंबली, जैसे कि महासभा भी कहा जाता है। इसे एक बार मैं हिंदी में भी देख लीजिए प्रफुल्ल। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड आर्थिक एंड सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसे बाद में इसके लिए कुछ अलग नियम है। वेट, विशिष्ट एजेंसीज, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो यहाँ पर ये जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही पार्ट हैं और उन्हीं की ऐसी संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड लेवल पर जो भी एम बनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनके लिए काम करती हैं। ओके, देखिए यूएन जनरल असेंबली प्राइमरी फंक्शन, deliberative assembly of all the UN member states। अब यहाँ पर क्या क्या काम होंगे? प्राइमरी टास्क ऑफ द ऑर्गन, किस ऑर्गन का? महासभा का। सबसे मेजर क्या टास्क है, क्या काम है? में रिसॉल्व नॉन कंपल्सरी रिकमेंडेशन टू स्टेट और सजेशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल। फिर डिसाइड ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स फॉलोइंग अ प्रपोजल बाय द यूएनएससी। सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो नए मेंबर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आती हैं उन्हें देखना और उनका फॉलो अप लेना। अडॉप्ट्स द बजट, यूएन यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है उसका देखने का काम जनरल असेंबली का है। इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, all members of economic and social council, the UN secretary general following her proposal by the United Nations Security Council, and the 15 judge of the International Court of Justice ICJ। each country has one vote। यहाँ पर मीन्स हम ये देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन है, जितनी भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उन ऑर्गन का जो फॉर्मेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट कौन देखता है? जनरल असेंबली। मतलब यहाँ पर किस कंट्री को मेंबरशिप दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी, किस कंट्री के कितने मेंबर होंगे, इवन चाहे वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के लिए हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए हो, कितने मेंबर कहाँ से होंगे, कितने होंगे, किस तरह से वो काम करेंगे, किसे नॉन परमानेंट मेंबर हो, कौन नॉन परमानेंट मेंबर होगा, कौन परमानेंट मेंबर होगा, और किस तरह से वो लोग काम करेंगे। फिर यूएन सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएनएस सपोर्ट्स द अदर यूएन बॉडीज। जितनी भी यूएन नेशन के अलावा जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी बॉडी या उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। लाइक इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, द राइटिंग ऑफ रिपोर्ट एंड स्टडीज द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। ये काम महासभा का रहेगा। इट्स चेयरपर्सन द UN Secretary General is elected by the General Assembly for the 5 members mandate and is the UN's foremost representative।
मीन्स यहाँ पर जो सेक्रेटरियन यूएन सेक्रेटरियन के लिए जो सेक्रेटरी बनाए जाएंगे उनका इलेक्शन किस तरह से होता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिसाइड, देखिए यहाँ पर ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पर क्रिमिनल मैटर्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, उनके बारे में उन सारे इश्यूज को सॉल्व करना। इसके अलावा डिसाइड्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स दैट रिकॉग्नाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। समटाइम्स ज्यूरिसडिक्शन को लेकर जो इश्यूज क्रिएट होते हैं कि किस कंट्री में कौन सी चीजें हुई हैं या किस तरह का अपराध हुआ है, तो वहां पर ज्यूरिसडिक्शन को लेकर कोई इशू अगर अराइज होते हैं या अधिकार को लेकर इश्यूज अराइज होते हैं, राइट्स को लेकर भी होते हैं, तो भी वो यहाँ पर शॉर्ट आउट किए जाते हैं। इश्यूज लीगल ओपिनियंस, अगर किसी मैटर पर लीगल ओपिनियन से रिलेटेड सम इश्यूज हैं वो आपके इंटरनेशनल कोर्ट में डिसाइड होते हैं। renders judgment by relative majority. Its 15 judges are elected by UN General Assembly for 9 years terms. और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है मींस कॉन्स्टिट्यूशन है, जजेस के जो बेंचेस हैं यहाँ पर यूएनए असेंबली से ही उन्हें यूएनए असेंबली के थ्रू ही उसे चूज किया जाता है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। मींस यहाँ पर जो हमारी जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली के पास जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जिसमें कि जितनी भी ऑर्गन दूसरे हैं उनको, जितने भी अभी हमने देखे उन सभी का जनरल असेंबली हुआ, यूएनएस हुआ या इकोनॉमिकल सोशल हुआ या आईसीजे हुआ, इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो महासभा जो है उसके द्वारा किया जाता है। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल arbitrators international security issues responsible for the maintenance of international peace and security। पर्टिकुलर जितने भी इसके लिए जो काम किए जाने हैं, मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है उसके लिए भी यहाँ पर जो जनरल असेंबली है वो वॉच करेगा। में अडॉप्ट कंपल्सरी रिसोल्यूशन, जैसे मैंने कहा कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं या इन ऑर्गेनाइजेशंस के भी जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना और उन्हें कंपल्सरी करना, और उस अगर जो पीस या प्रोटेक्शन को लेकर कोई इश्यूज हैं देन उनके लिए भी कुछ रिसोल्यूशंस लेना। has 15 members, 5 permanent members with the veto power and 10 elected non-permanent members किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के। फिर यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल for global economic and social affairs, responsible for cooperation between state concerning economic and social matters। हमारा जो यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उनके पास इतनी चीजें हैं करने को, इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स जितने भी हैं उनसे रिलेटेड उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, कॉर्पोरेशन करना, एंड coordinates cooperation between the numerous specialized agencies, has 54 members elected by the General Assembly to serve states 3 years mandates, और UN Trusteeship Council for Administrative Trustee Territory now disbanded। तो इससे आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।